वेलकम टू यूपीएससी एग्जाम प्रेप। आज है 18 अक्टूबर 2023 और स्वागत है आपका करंट अफेयर्स न्यूज डिस्कशन में। तो आइए देखते हैं। आज का हमारा पहला आर्टिकल है सेतु बंधन योजना के बारे में। तो आइए देख लेते हैं। अभी हाल ही में केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री ने केंद्रीय सड़क और अवसंरचना निधि के तहत अरुणाचल प्रदेश में 7 पुल परियोजनाओं के लिए सेतु बंधन योजना को मंजूरी दी है। तो अब इसके बारे में जान लेते हैं। ये सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की एक पहल है और इसका उद्देश्य तो इसे अंतर्राज्यीय कनेक्टिविटी में सुधार करने के लिए शुरू किया गया है और विशेषकर ये उन सीमावर्ती ग्रामीण क्षेत्रों में शुरू की गई है जहां राज्य द्वारा सड़कों पर आवश्यक ध्यान नहीं दिया जाता है। इसका उद्देश्य राज्यों में जो रेल लाइन, लेवल क्रॉसिंग और पुल के ऊपर सड़क, रेल अंडरब्रिज में बदलना है। केंद्रीय सड़क और अवसंरचना निधि के बारे में मुख्य तथ्य देख लेते हैं। तो ये इसकी स्थापना सन 2000 में केंद्रीय सड़क निधि अधिनियम 2000 के तहत की गई थी। इसे पहले केंद्रीय सड़क निधि के नाम से जाना जाता था। इसकी ये वित्त मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है। इस निधि में पेट्रोल और डीजल पर उत्पाद शुल्क के साथ लगाया गया उपकर शामिल है। 2018 में केंद्रीय सड़क और निधि अधिनियम 2000 को संशोधित किया गया और इसके उद्देश्य कुछ बदल दिए गए। तो ये किस प्रकार है? इसके तहत सड़क उपकर की आय का उपयोग अन्य अवसंरचना परियोजनाओं जैसे कि जलमार्ग, रेलवे अवसंरचना के कुछ हिस्से और यहाँ तक कि शिक्षा संस्थानों और मेडिकल कॉलेजों सहित सामाजिक अवसंरचना को वित्त पोषित करने के लिए करना इसका प्रावधान कर दिया गया। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल है माउंटेन चिकन मेढक के बारे में। तो आइए देखते हैं। अभी नवीनतम वैज्ञानिक सर्वेक्षण के अनुसार माउंटेन चिकन मेढक एक चिंताजनक रूप से घटकर 21 मेढक इसके बस टोटल बचे हैं। इनकी संख्या सैकड़ों हजारों में थी और ये एक स्वादिष्ट व्यंजन के रूप में इनका आनंद लिया जाता था। मतलब इसको खाते हैं लोग, तभी इनकी संख्या इतनी तेज़ी से कम हुई है। माउंटेन चिकन के बारे में देख लेते हैं। तो ये माउंटेन चिकन, ये मेढक दुनिया की सबसे बड़े मेढकों में से एक है। इसका वजन यूरोपीय जो मेढक होते हैं उनका सामान्य मेढक से 40 गुना अधिक हो सकता है और इनके आकार में ये 1 किलोग्राम तक ये पहुंच सकता है। ये मोंटसेराट और डोमिनिका सहित 7 कैरेबियाई द्वीपों के लिए एक स्थानिक प्रजाति थी और ये विभिन्न प्रकार के जानवरों को खाता है जिसमें कीड़े, सांप, छोटे स्तनधारी और अन्य मेढक भी इसमें शामिल होते हैं। आधिकारिक तौर पर इसे विशाल डिच फ्रॉग के नाम से इसको डिच फ्रॉग भी नाम दिया गया। सामान्यतः इस प्रजाति को माउंटेन चिकन के रूप में जाना जाता है। इसकी दिखावट तो ये दिखने में कैसा होता है? तो ये लाल, भूरा और क्रीम कलर का जंगल के पत्तों के जो कूड़े में प्रभावी छलावरण प्रदान करता है। मतलब ये मेढक रंग भी बदलता है। अगर जंगल में जिस सूखे पत्तों में अगर छिपता है तो उसी के जैसा ये कलर अपना इसका हो जाता है। इसके बड़े ड्रमस्टिक पैर इतनी ऊंची छलांग लगाने की शक्ति रखते हैं कि ये खड़े वयस्क इंसान को ये पार कर सकते हैं। इसको खतरा किससे? तो इसके निवास स्थान का विनाश हो रहा है और आक्रामक प्रजातियों और शिकार के कारण इसका पतन हो रहा है। ये घातक कवक रोग चिट्रियोमाइकोसिस से बहुत प्रभावित हुआ है और इसकी संरक्षण की स्थिति क्या है? तो IUCN की गंभीर संकट यानी क्रिटिकली इंडेंजर्ड श्रेणी में आता है ये, तभी यह इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब देख लेते हैं चिट्रिडियोमाइकोसिस क्या होता है। तो ये एक संक्रामक रोग होता है जो दुनिया भर के उभयचरों विशेषकर मेढकों को प्रभावित करता है। ये उभयचर चिट्रिड कवक की 2 प्रजातियों में से किसी एक के कारण होता है। इन्हें बैट्राचोएट्रियम या टेंड्रोबैटिडिस और बैट्राचोचिट्रियम सैलामैड्रियोबोरन्स कहा जाता है। ये एक उभरती हुई बीमारी है जो दुनिया भर के उभयचरों की आबादी को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित कर रही है। इस बीमारी के कारण मेढकों और उन अन्य सभी उभयचरों की 200 से अधिक प्रजातियों की कमी या पूरी तरह से ये विलुप्त हो गई हैं इस बीमारी के कारण। अगला आर्टिकल है हमारा बफ ब्रेस्टेड सैंड पाइपर के बारे में। तो आइए देखते हैं। अभी हाल ही में आर्कटिक टुंड्रा का एक दुर्लभ पक्षी बफ ब्रेस्टेड सैंड पाइपर
केरल के कन्नूर में देखा गया है, तभी ये चर्चा में है। तो आइए देख लेते हैं। ये तटीय पक्षियों में सबसे नाजुक और ये सुंदर पक्षियों में से एक है। ये उत्तरी अमेरिका में खुले आर्कटिक टुंड्रा में, सामान्यतः दक्षिण अमेरिका में की सर्दियों में ये प्रजनन करता है। इसका पर्यावास तो ये छोटी घास वाले जो प्रेरी के क्षेत्र होते हैं तथा गर्मियों में टुंड्रा की पर्वतमालाएं हैं, और उत्तरी अमेरिका में प्रवास करने वाले अधिक सूखे और खुली जमीन जैसे घास के मैदान चारागाह में ये रहना पसंद करते हैं। नर पक्षी लेक्स नामक प्रदर्शन क्षेत्रों में समूह में इकट्ठा होते हैं, जहां वे मादाओं का ध्यान आकर्षित करने के लिए अपने आकर्षक अंडरविंग्स को चमकाते हैं। ये लंबी दूरी का एक उत्कृष्ट प्रवासी पक्षी है, जो उच्च आर्कटिक शुष्क टुंड्रा में घोंसले के मैदानों को छोड़कर ब्राज़ील, अर्जेंटीना, उरुग्वे और पराग्वे के घास के मैदानों में सर्दियों में हजारों मील की दूरी पर प्रवास करता है। इसकी संरक्षण की स्थिति क्या है? तो ये IUCN की डाटा की लिस्ट में ये नियर थ्रेटेंड है। आर्कटिक टुंड्रा के बारे में मुख्य तथ्य देख लेते हैं। तो आर्कटिक टुंड्रा ये सबसे उत्तरी बायोम है, जो कुछ पेड़ों वाला विशाल शुष्क चट्टानी क्षेत्र है। ये आर्कटिक वृत्त के उत्तर में ध्रुवीय बर्फ की टोपी तक की भूमि इसको में ये शामिल करता है। ये दक्षिण में कनाडा के हडसन खाड़ी के क्षेत्र और आइसलैंड के उत्तरी भाग तक विस्तृत है, यानी फैला हुआ है। टुंड्रा शब्द फिनिश शब्द टुंटुरी से आया है। इस शब्द का अर्थ होता है वृक्ष विहीन मैदान। टुंड्रा की एक महत्वपूर्ण विशेषता परमाफ्रॉस्ट है, जो परमाफ्रॉस्ट शब्द स्थायी रूप से इसे जमे हुए शब्द का संक्षिप्त रूप है। परमाफ्रॉस्ट आर्कटिक टुंड्रा में जमीन पथरीली होती है और मिट्टी में पोषक तत्व की कमी पाई जाती है। ऐसा कार्बनिक पदार्थों में बहुत धीरे धीरे टूटने के कारण होता है। इस बायोम को पेड़ों की कमी के बावजूद अभी भी एक प्रमुख कार्बनिक सिंक माना जाता है। ऐसा पीट और ह्यूमस के भंडार में बड़ी मात्रा में कार्बनिक पदार्थ पाए जाने वाले जाने के कारण ऐसा होता है। यहाँ पर तापमान तो ये गर्मियों में यहाँ पर तापमान 15 से 15.5 डिग्री से लेकर सर्दियों में -60 डिग्री तक होता है। वर्ष के 6 से 10 महीनों तक औसत तापमान 0 डिग्री के नीचे चला जाता है। यहाँ पर वार्षिक वर्षा कितनी होती है? तो वार्षिक वर्षा यहाँ पर लगभग 150 से 250 मिलीमीटर होती है। इस वर्षा का अधिकांश भाग कम तापमान के कारण वाष्पित नहीं हो पाता है। अगला आर्टिकल है हमारा चमकदार क्षणिक सर्वेक्षण बॉट के बारे में। तो आइए देख लेते हैं। पहली बार कृत्रिम बुद्धिमत्ता ने बिना किसी मानवीय हस्तक्षेप के सुपरनोवा का पता लगाने की प्रक्रिया को पूरी तरह से स्वचालित कर दिया है। तो देख लेते हैं चमकदार क्षणिक सर्वेक्षण बॉट के बारे में। तो ये एक मशीन लर्निंग एल्गोरिदम है, जिसे लगभग 16,000 स्रोतों से 1.4 मिलियन से अधिक छवियों का उपयोग करके प्रशिक्षित किया गया है। इसने जिनकी ट्रांजिएंट फैसिलिटी के डेटा में SN 2023 TY के नाम के नए खोजे गए सुपरनोवा का पता लगाया है। ये कैसे काम करता है? तो इसने स्वचालित रूप से पालोमर वेधशाला से संभावित सुपरनोवा के स्पेक्ट्रम का अनुरोध किया है, जहां ये एक रोबोटिक टेलीस्कोप स्पेक्ट्रल एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन मशीन के स्रोत के स्पेक्ट्रम को प्राप्त करने के लिए गहन अवलोकन किया है। यह एक नई प्रणाली न केवल रात में नए सुपरनोवा को संपूर्ण खोज को स्वचालित करने में अनुमति देती है, बल्कि मानवीय त्रुटि को समाप्त करती है और गति में आश्चर्यजनक रूप से वृद्धि करती है। इसके बिना किसी भी मानवीय हस्तक्षेप की खोज का पता लगाया जाता है या पुष्टि करना या वर्गीकृत किया और निष्कर्षों की घोषणा की जाती है। अब देखते हैं कृत्रिम बुद्धिमत्ता क्या है। तो कृत्रिम बुद्धिमत्ता का तात्पर्य मशीनों में मानव बुद्धि के अनुकरण या सन्निकटन से है। ये कृत्रिम बुद्धिमत्ता के लक्ष्यों में कंप्यूटर संबंधित शिक्षण, तर्क और धारणा शामिल होती है। वर्तमान में AI का उपयोग वित्त से लेकर स्वास्थ्य सेवाओं तक विभिन्न उद्योगों में किया जा रहा है। अगला आर्टिकल है हमारा विसुवियस पर्वत के बारे में। तो ये है इटली का मैप और ये है विसुवियस माउंटेन। इधर आ जाएगा कैस्पियन सी और ये है एड्रियाटिक सी। अब आइए देखते हैं, ये इटली में है, ध्यान रखना। तो हाल ही में शोधकर्ताओं ने कृत्रिम बुद्धिमत्ता की मदद से विसुवियस पर्वत की राख में दबे प्राचीन जो सूची पत्र कुछ थे उनको पढ़ा है। ये एक सक्रिय ज्वालामुखी है जो दक्षिणी इटली के कैंपानिया के मैदान नेपल्स की खाड़ी में अवस्थित है। यह यूरोप की मुख्य भूमि का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है।
ज्वालामुखी को एक जटिल स्ट्रेटो ज्वालामुखी के रूप में वर्गीकृत किया गया है क्योंकि इसके उद्गार के दौरान विस्फोटक उद्गार के साथ साथ बायो पायरोक्लास्ट का प्रभाव भी शामिल होता है। पायरोक्लास्ट का प्रभाव गर्म लावा खंड झांबा इसको पैमाइश भी इंग्लिश में पैमाइश बोलते हैं कि राख और ज्वालामुखी गैस का एक उच्च घनत्वीय मिश्रण है। ये 79 ईस्वी के विस्फोट के लिए सबसे प्रसिद्ध है जिसने रोमन शहरों पोम्पोई और हरकुलेनियम को नष्ट कर दिया था। ये कैंपेनियन ज्वालामुखी चाप का एक हिस्सा है जो ज्वालामुखियों की एक पंक्ति है जो अफ्रीकी और यूरेशियन प्लेटों के अभिसरण द्वारा निर्मित क्षेपित क्षेत्र पर बनी है। यह क्षेपित क्षेत्र इटालियन प्रायद्वीप की लंबाई में विस्तृत है और माउंट एटना, फ्लेग्रेनियन फील्ड्स और वल्केनो और स्ट्राम्बोली जैसे अन्य ज्वालामुखियों का स्रोत भी है। विसुवियस के अंतर्गत क्षेपित खंड का निचला हिस्सा टूट गया है और ऊपरी हिस्सा से अलग हो गया है जिससे स्लैब विंडो कहा जाता है। ये विसुवियस की चट्टानों को अन्य कैंपियन ज्वालामुखियों से निकली चट्टानों में रासायनिक रूप से थोड़ा अलग बनाता है। अगला आर्टिकल है हमारा नाइबोबियम के बारे में। तो आइए देख लेते हैं। अभी केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही में 3 महत्वपूर्ण रणनीतिक खनिजों अर्थात लिथियम, नाइओबियम और दुर्लभ पृथ्वी तत्वों से संबंध में रॉयल्टी दरों को मंजूरी दी है। तो नाइओबियम के बारे में देख लेते हैं। तो ये एक दुर्लभ मुलायम और नरम, ये यहाँ पे गलत टाइप हो गया, ये नरम होगा, नरम और लचीले भूरे सफ़ेद धातु होते हैं। इसका परमाणु प्रतीक यानी Nb से इसको संकेतक है इसका। इसमें शरीर केंद्रित घन क्रिस्टलीय संरचना है। ये मध्यम तापमान पर भी संसाधित होने पर इसे सुरक्षात्मक वातावरण में रखा जाना चाहिए क्योंकि ये ऑक्सीजन, कार्बन, हैलोजन, नाइट्रोजन और सल्फर के साथ प्रक्रिया करता है। इसका गलनांक तो ये 2470 डिग्री सेल्सियस पर है और कथनांक 4744 डिग्री सेल्सियस है। हवा में इसके ऊपर एक ऑक्साइड परत बन जाती है और जिसका रंग इसकी मोटाई पर निर्भर करता है। ये नीले, हरे और पीले रंग के शेड्स के लिए विशिष्ट है और नाइओबियम ऑक्साइड फिल्म के कारण संक्षारण का प्रतिरोध करता है। ये 200 डिग्री सेल्सियस पर धातु हवा में तेजी से ऑक्सीकृत होने लगती है और धातु अम्ल के प्रति निष्क्रिय है, यहाँ तक कि कमरे में तापमान पर एक्वा रेजिया तक भी। लेकिन गर्म केंद्रित एसिड और विशेष रूप से क्षार और ऑक्सीकरण एजेंटों द्वारा ये हमला किया जाता है। यहाँ पर 5 प्रमुख दुर्दम्य धातुओं जो गर्मी के घिसाव के प्रति उच्च प्रतिरोध वाली धातुओं में से एक है। इसमें कम से कम तापमान पर अतिचालक बनने का गुण होता है। इसका स्रोत क्या है? तो ये प्रकृति में स्वतंत्र रूप से नहीं बल्कि कोलम्बाइड और टैंटलाइट जैसे खनिजों में पाया जाता है। व्यावसायिक रूप से नाइओबियम को पहले ऑक्साइड बनाकर निकाला जाता है, फिर ऑक्साइड को कार्बन या हाइड्रोजन का उपयोग करके कम किया जाता है। इसके प्रमुख उत्पादक में ब्राज़ील दुनिया का सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता है और कनाडा दूसरे स्थान पर है। इसके अनुप्रयोग क्या होते हैं? तो इसका उपयोग उच्च तापमान प्रतिरोधी मिश्र धातुओं और विशेष स्टेनलेस स्टील्स के उत्पादन के लिए किया जाता है। इसका उपयोग इसके शुद्ध रूप से के कण त्वरण के लिए सुपर कंडक्टिंग त्वरण संरचनाएं बनाने के लिए किया जाता है। और नाइओबियम मिश्र धातु का उपयोग सर्जिकल प्रत्यारोपण में भी किया जाता है क्योंकि ये मानव ऊतक के साथ प्रतिक्रिया नहीं करते हैं। नाइओबियम कार्बन डाई का उपयोग करने और औजारों के लिए किया जाता है। नाइओबियम टिन और नाइओबियम टाइटेनियम मिश्र धातु का उपयोग अत्यधिक मजबूत चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करने में सक्षम और सुपर कंडक्टिंग मैग्नेट के लिए तारों के रूप में किया जाता है। हमारा अगला आर्टिकल है मार्शल द्वीप समूह के बारे में। तो संयुक्त राज्य अमेरिका ने अभी हाल ही में मार्शल द्वीप समूह को $2.3 मिलियन की आर्थिक सहायता पर एक नए 20 वर्षीय समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। तभी ये चर्चा में है। तो आइए देख लेते हैं। ये पश्चिमी प्रशांत महासागर में स्थित ये एक मार्शल जो आइलैंड है, ये छोटे छोटे द्वीपों का ये समूह है। अब आइए इसके बारे में देख लेते हैं। तो ये मार्शल द्वीप गणराज्य पश्चिमी प्रशांत महासागर में स्थित ये 5 ज्वालामुखी द्वीपों और 29 प्रवाल द्वीपों का एक श्रृंखला है। इसकी राजधानी
माजुरो है। इसकी आधिकारिक भाषाएं अंग्रेजी और मार्शलीज है। यहाँ पर सरकार तो संसदीय प्रणाली वाला राष्ट्रपति गणतंत्र है और ये मार्शल द्वीप समूह का राष्ट्रपति राज्य का प्रमुख और सरकार का प्रमुख दोनों होता है। अर्थव्यवस्था यहाँ पर कैसे होती है, कैसे चलती है, तो ये कृषि और पर्यटन पर निर्भर है इनकी अर्थव्यवस्था। इनका मुख्य आधार यही है और यहाँ पर आधिकारिक मुद्रा जो अमेरिकी डॉलर है वही यहाँ पर उपयोग में होता है। 2018 में RAMI अपनी क्रिप्टो करेंसी जारी करने और इसे कानूनी निविदा के रूप में प्रमाणित करने वाला पहला देश बन गया है। अब इसका इतिहास देख लेते हैं। तो पिछली कुछ शताब्दियों में द्वीप विभिन्न देशों को नियंत्रण में रहे हैं, जिनमें 1400 के दशक के अंत में से 1800 के दशक के अंत तक स्पेन, 1885 से प्रथम विश्व युद्ध तक जर्मनी और 1914 तक द्वितीय विश्व युद्ध तक जापान में शामिल है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद RMI संयुक्त राज्य अमेरिका प्रशासन के तहत प्रशांत द्वीप समूह के संयुक्त राष्ट्र ट्रस्ट क्षेत्र का एक हिस्सा बन गया। RMI सरकार आधिकारिक तौर पर 1979 में संवैधानिक हस्ताक्षर के बाद स्थापित की गई थी। RMI ने 1986 में अमेरिका के साथ फ्री एसोसिएशन के लिए समझौता पर हस्ताक्षर करने और UN-US ट्रस्टीशिप समझौते को समाप्त करने के बाद अपनी स्वतंत्रता प्राप्त करी। संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ इनका एक मुक्त सहयोग समझौता भी है और ये मार्शल द्वीप समूह वित्तीय सहायता, रक्षा सुरक्षा, अमेरिकी सरकारी कार्यक्रमों तक पहुंच प्रदान करता है। कॉम्पैक्ट RMI के स्वशासन के अधिकार को मान्यता देता है और आर्थिक विकास और बजटीय आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देना चाहता है। मार्शल द्वीप समूह की सुरक्षा और रक्षा का पूरा अधिकार की जिम्मेदारी संयुक्त राज्य अमेरिका के पास है। हमारा अगला आर्टिकल है आयरन बीम के बारे में, तो आइए देख लेते हैं। अभी हाल ही में वीडियो ऑनलाइन में सामने आया है कि जिसमें कथित तौर पर इजराइल को अपनी नई लेजर आधारित मिसाइल रक्षा प्रणाली जिसे आयरन बीम के नाम से जाना जाता है, इसका परीक्षण करते हुए इनको दिखाया गया है, तभी ये चर्चा में है। तो ये आयरन बीम जिसे बैगन या लाइट शील्ड के नाम से जाना जाता है, ये इजराइल द्वारा विकसित एक नई लेजर आधारित मिसाइल रक्षा प्रणाली है। ये एक निर्देशित ऊर्जा हथियार वायु रक्षा प्रणाली है जो प्रकाश की शक्तिशाली किरणें छोड़ती है, जो तेज गति से चलने वाले प्रोजेक्टाइल को नष्ट कर सकती है। राफेल एडवांस डिफेंस सिस्टम द्वारा निर्मित आयरन बीम का पहली बार 2014 में अनावरण किया गया था। ये प्रणाली शत्रु रॉकेट, ड्रोन, तोपखाने या यहाँ तक कि मोटार गोले को भी रोक सकती है। इसका परिचालन सीमा तो 7 किलोमीटर यानी 4.3 मील तक फैली हुई है। इसके लाभ क्या होते हैं, तो ये लेजर के लिए निरंतर ऊर्जा आपूर्ति के साथ लाभ ये है कि ये गोला बारूद कभी भी इसमें ख़त्म नहीं होता है, जिससे रक्षा के लिए निरंतर क्षमता सुनिश्चित हो पाती है। ये पारंपरिक गोला बारूद की अनुपस्थिति में सीधे तौर पर महत्वपूर्ण लागत में बचत करता है। और इसके नुकसान क्या हो सकते हैं, तो ये प्रतिबंधित दृश्यता के दौरान प्रभावशीलता को कम हो गई है, जैसे भारी बादल छाए हुए रहना या प्रतिकूल मौसम में ये काम करने में बाधा पहुंचाते हैं। ये गीली स्थितियों जैसे जो नम मौसम होता है तो उसमें प्रभावी ढंग से काम नहीं कर सकता और वातावरण में जितनी अधिक नमी होगी उतनी ही अधिक पानी के कण लेजर के ऊपर अवशोषित करेंगे। ये आयरन बीम को सिस्टम और उसके लक्ष्य के बीच सीधी दृष्टि रेखा की आवश्यकता होती है, जिससे इसका स्थान कहीं अधिक महत्वपूर्ण हो जाता है। इसमें आग की दर भी बहुत ही धीमी होती है और जिससे अपने लक्ष्य को ये नष्ट करने के लिए पर्याप्त ऊर्जा संचालित करने में लगभग 5 सेकंड लगते हैं। इसमें हमारा अगला आर्टिकल है INS व्यास के बारे में, तो आइए देख लेते हैं। रक्षा मंत्रालय ने हाल ही में फ्रंट लाइन फ्रिगेट INS व्यास के मिड लाइफ अपग्रेड और रीपावरिंग के लिए कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड के साथ 313 करोड़ रुपए के अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं। तभी ये खबरों में ये ब्रह्मपुत्र श्रेणी का पहला युद्धपोत है जो भाप से डीजल प्रणोदन में पुनः संचालित होता है। 2026 में मिड लाइफ अपग्रेडेड और रीपावरिंग के पूरा होने के बाद INS व्यास एक आधुनिक हथियार सूट और उन्नत लड़ाकू क्षमता के साथ भारतीय नौसेना के सक्रिय बेड़े में शामिल हो जाएगा। INS व्यास इसको F-37 बोलते हैं। इसे भारतीय नौसेना का ब्रह्मपुत्र श्रेणी का युद्धपोत है। ये ध्यान रखना, यहाँ क्वेश्चन बन सकता है। ये युद्धपोत है। इसे गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स कोलकाता ने बनाया है। कोलकाता में बनाया गया था। इसे 11 जुलाई 2005 को चालू किया गया था। ये नाम रखने वाला ये भारतीय नौसेना का दूसरा जहाज
है और पहला तेंदुआ श्रेणी का युद्धपोत था जिसे 1960 में कमीशन किया गया था और 1992 में इसको ख़त्म कर दिया गया था। इसकी भूमिका क्या है? तो ये एक बहुमुखी युद्धपोत है जो विमान रोधी, पनडुब्बी रोधी और जहाज रोधी युद्ध सहित कई प्रकार की मशीनों में मिशनों के लिए सक्षम है। इसका उपयोग गश्त, निगरानी और भारत के समुद्री हितों की सुरक्षा प्रदान करने के लिए किया जाता है। इसकी विशेषताएं क्या है? तो ये जहाज, इसका डिजाइन और निर्माण पूरी तरह से भारतीय है और ये गोदावरी श्रेणी के युद्धपोत का एक संशोधन है। इसका विस्थापन यानी डिस्प्लेसमेंट ये लगभग 3850 टन है और इसकी जहाज की लंबाई 126 मीटर यानी 413 फीट और बीम यानी चौड़ाई 14.5 मीटर यानी 48 फीट है। और प्ररोधन तो परप्लूजन इसका तो इसमें 2 भाप टरबाइन लगे हुए हैं। ये 30 नॉट से अधिक की गति तक पहुंचने में सक्षम है जो इसे नौसेना संचालन में तेज और चुस्त बनाता है। ये आधुनिक सेंसर स्विट्स और मिलान हथियार प्रणालियों की भी एक श्रृंखला को सुसज्जित है उसे भी। हमारा अगला आर्टिकल है अमेजन नदी के बारे में। तो ये इसमें देख लेते हैं इसके मुख्य तथ्य। तो ये है दक्षिण अमेरिका का मैप और ये है ब्राज़ील और ये अमेजन बेसिन। ये अब आइए देख लेते हैं। अमेजन नदी हाल ही में एक सदी से भी अधिक समय में अपने सबसे निचले स्तर पर गिरी है इनका पानी इसमें। तो पानी की मात्रा की इसमें चौड़ाई के हिसाब से दुनिया का सबसे बड़ी नदी है और ये नील नदी के बाद दुनिया की दूसरी सबसे लंबी नदी है। इसका जलमार्ग तो इसकी यात्रा ये एंडीज पर्वत से शुरू होती है, ये एंडीज पर्वत से निकलती है और इसके बाद ये हजारों मील वर्षा वनों और निचले इलाकों से होकर पूर्व की ओर अपना रास्ता बनाती है और ये ब्राज़ील के उत्तर पूर्वी तट पर अटलांटिक सागर में ये मिल जाती है। इसकी लंबाई 6400 किलोमीटर है, 6400 किलोमीटर है और चौड़ाई है। शुष्क मौसम के दौरान अमेजन की चौड़ाई कुछ स्थानों पर 4 किलोमीटर से 5 किलोमीटर तक हो सकती है और गीले कुछ मौसम में ये 50 किलोमीटर तक की बढ़ सकती है, मतलब वर्षा के टाइम। इसकी जल निकासी तो इसमें किसी भी नदी प्रणाली से सबसे बड़ा जल निकासी क्षेत्र है। इसका जल क्षेत्र ब्राज़ील, पेरू, इक्वाडोर, कोलंबिया, वेनेजुएला और बोलिविया देशों तक फैला हुआ है। अमेजन का मुख्य धारा का लगभग 2/3 हिस्सा इसके बेसिन का अब तक का सबसे बड़ा हिस्सा ब्राज़ील के भीतर है। अमेजन अटलांटिक महासागर में प्रति सेकंड लगभग 3 लाख घन मीटर की दर से उच्च मात्रा में पानी को छोड़ते हैं। ये वैश्विक स्तर पर महासागरों में प्रवेश करने वाले मीठे पानी की कुल मात्रा का 5वां हिस्सा है। इसकी सहायक नदियों में देखें तो इसकी 1100 सहायक नदियां हैं, 1100 से भी अधिक इनकी सहायक नदियां हैं जिसमें 17 नदियां और ये 1500 किलोमीटर अधिक लंबी हैं। इसकी 17 नदियां जो हैं वो 1500 किलोमीटर से भी अधिक भी लंबी हैं। उल्लेखनीय सहायक नदियों में रियो नीग्रो, मदीरा नदी और जिंगू नदी सहित कई अन्य शामिल हैं। अमेज़न वर्षा वन जो पृथ्वी के शेष वर्षा वन के लगभग आधे का प्रतिनिधित्व करते हैं। ये जैविक संसाधनों का सबसे बड़ा भंडार है और ये पृथ्वी के ऑक्सीजन और कार्बन चक्र को विनियमित करने में इनकी भूमिका के कारण इनका कभी कभी इन्हें पृथ्वी के फेफड़े भी कहा जाता है। सारे हमारे आर्टिकल खत्म हो गए। वीडियो को एंड करते हैं। थैंक यू।